आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों का आह्वान किया है कि वे G20 से जुड़े सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए सुनते हैं G20 शिखर सम्मेलन पर एक विशेष रिपोर्ट। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विश्व के जीडीपी में 85% की हिस्सेदारी रखने वाला समूह G20 और गुरुवार से समूह की औपचारिक अध्यक्षता भारत के पास। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता सौंपी थी। फिलहाल दुनिया के सामने खाद्य संकट, आपूर्ति चेन को बहाल करना और ऊर्जा संकट से बाहर निकलने की चुनौती है। भारत का नजरिया सतत, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे।
भारत जब साल 2023 में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तब उसके सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का हल ढूंढने, विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित रखने के अलावा महिला सशक्तिकरण, तकनीक आधारित विकास का दायरा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने और आपदा के जोखिम को कम रखने सहित आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने और बहुदेशीय मंचों में सुधार पर जोर रहेगा। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अमृतकाल में भारत को मिलने वाली अध्यक्षता के मौके पर दिल्ली स्थित स्वराज भवन में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री के साथ देश के अलग अलग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों यानी कुल 75 जगहों से युवा जुड़ेंगे। इसके अलावा देश में लाल किला सहित 100 ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया गया है, जिन्हें 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विशेष लाइटिंग से सजाया जा रहा है। भारत कुल 200 बैठकों का आयोजन G20 की अध्यक्षता के दौरान करेगा। वहीं अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदस्य देशों के राजदूतों के साथ भारत ने मुलाकात बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। इसके अलावा भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को विशेष रूप से आमंत्रित करेगा। भारत का जोर 21वीं सदी में देश की सर्वस्पर्शी प्रगति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने और विश्व के लिए भारत के विजन को रखने पर रहेगा। यह भी एक संयोग है कि जब G20 में पहली बार ट्रॉइका देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले हैं। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील की ट्रॉइका भी काफी प्रभावशाली रहेगी। देश के कई आर्थिक और सामाजिक विशेषज्ञों ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए लाभकारी होगा। प्रस्तुत है G20 पर विशेषज्ञों की खास बातचीत। हमारे पास 2 मेहमान हैं। स्वागत है आपका जयंत दास गुप्ता जी। आप WTO के पूर्व राजदूत हैं। दुनिया के वाणिज्य और व्यापार पर आपकी गहरी पैठ रही है। आपके विश्लेषण भविष्य का आईना साबित होते हैं। हम आपसे बात करेंगे। और हमारी दूसरी मेहमान है दीपशिखा सिकरवार। आप वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार हैं, अभी इकोनॉमिक टाइम्स में सीनियर एडिटर हैं। G20 को लगातार फॉलो आप दीपशिखा कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे ही कि G20 बनाए जाने के बाद जिस सोच के साथ G20 का गठन हुआ था, वो किस हद तक पूरा होता नजर आ रहा है? और भारत की अब अध्यक्षता है अगले 1 साल तक 2023 के लिए। इसमें आप कौन से अनछुए पहलू ऐसा देख रही हैं जो भारत पूरा करेगा? G20 बना तो बहुत पहले था 1999 में, लेकिन 2009 से जब 2008 में विश्व में आर्थिक संकट आया, उसके बाद इसको एक अलग ही रूप दिया गया। इसमें विश्व की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं थी और बड़े देश जो थे, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश थे, उनका था कि इस फोरम को एक्टिवेट किया जाए और इस तरह से एक्टिवेट किया जाए कि ये फोरम जो है इस तरह की आर्थिक नीतियां बनाए कि जो इस संकट से जो चुनौतियां निकल कर आ रही हैं उनमें आप उनको कैसे एड्रेस कर पाएंगे। तो उस समय जो एक गहन वित्तीय संकट आया था पूरे विश्व के सामने, तो उसके लिए आप फाइनेंशियल FSB को बनाया गया, स्टैंडर्ड्स बनाए गए, नई नीतियां बनाई गई कि जिस तरह का संकट आया था, एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था लिक्विडिटी का दुनिया भर में, उस तरह का संकट ना आए। बैंकिंग क्षेत्र को, वित्तीय क्षेत्र को एक अलग अच्छे ढंग से कैसे कड़ाई से उसको और रेगुलेट किया जा सके। तो इसके लिए एक सारे जो बड़े देश हैं, एक ग्लोबल नीतियां जो है कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज तैयार की जानी चाहिए। तो काफी हद तक इस पे काम हुआ, बहुत क्षेत्रों में काम हुआ और सारे देशों ने उस हिसाब से अपनी नीतियां भी बनाई। और देखें कि ये G20 जो है एक फोरम की तरह इस तरह से काम किया है कि अगर कोई संकट आता है तो विश्व के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन की जो भूमिका है वो G20 की वजह से G20 वो पूरी करता है। तो
उस हिसाब से देखें तो ये एक ढांचा जो था बहुत हद तक सफल हुआ उसमें, लेकिन उम्मीद थी कि उससे भी ज्यादा काम होता। हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए, वो सब शायद पूरे नहीं हो पाए, लेकिन एक इफेक्टिव रोल जो है ये कोऑर्डिनेशन का, उसमें G20 की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी 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 जयंत, अगर अभी आप देखें तो 3 चीजें हैं जो कि एक संकट से हम उबर रहे हैं। पहला तो पिछले 2 साल हमारा कोविड रहा, पूरी दुनिया में रहा, काफी आर्थिक नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू रहा है, और तीसरा अभी यूक्रेन वॉर जो चल रहा है। ये 3 बड़ी आर्थिक ऐसी चुनौतियां हैं जिससे निपटने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे इससे निपटा जाएगा, और G20 की भूमिका इसमें कैसे अहम हो सकती है? G20 के बारे में सबसे पहली बात यह है कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनी हुई हैं, जैसे व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए WTO है जी, स्वास्थ्य के लिए WHO है, UNCTAD बना हुआ है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इनकी जो नीतियां हैं या जिस प्रकार से स्टैंड एक इंटीग्रेट करने की बात है, उसकी दिशा में G20 में लीडर्स दिशा निर्देश करते हैं, और बाद में देशों के बीच में आपसी वो नेगोशिएशन हो करके कुछ हल निकलता है। तो जहां तक ये कोविड का सवाल है, इसमें PPR एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसको G20 ने पूरी तरह से समर्थन उसका किया है। PPR का मतलब हुआ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड देन रिस्पॉन्स। तो इसके तहत G20 के कम्युनिके में भी आप देखेंगे कि सभी देशों को से ये आग्रह किया गया है कि किसी प्रकार का वो रोक नहीं लगाएं जो G20 के देशों में सिर्फ अपने लिए नहीं और बाकी समूह के लिए भी, सारे विश्व के लिए, तो किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होना चाहिए वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक्स या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर। और दूसरी बात है कि इसके लिए अगर कोई फाइनेंसिंग की जरूरत है, कोविड के परिप्रेक्ष्य में पहली बार G20 में फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की संयुक्त बैठक की बात कही गई और बैठक हुई भी। और तीसरी चीज हुई फाइनेंसिंग के संदर्भ में कोविड के लिए। आपने जो यूक्रेन के बारे में कहा, उसमें एक G20 कम्युनिके में इसका उल्लेख है कि अधिकतर देश इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसकी आलोचना करते हैं, कुछ देश इससे सहमत नहीं है। भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंस लिया है और न तो इसकी आलोचना की है और न ही किसी का समर्थन किया है, लेकिन भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है कि इसका एक समाधान निकलेगा नेगोशिएशन से, वार्ता से। जी। अगर दोनों पक्ष अगर अपनी दूरी बनाए रखेंगे और लड़ाई चलती रहेगी तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से G20 के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक मौका मिलता है, एक तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकर्स जो हैं उनको आपसी बैठक करने का, उसमें कोऑपरेशन की बात होती है, किस प्रकार से अपने अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें कोऑपरेट करें जिससे कि एक प्रकार एक रूपता कुछ हद तक रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।